साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम लोग एक बार फिर उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास में। और आज समान अध्ययन के अंतर्गत ज्योग्राफी का जो टॉपिक चल रहा था उसी से संबंधित हम लोग आज बात करें। पिछले क्लास में ज्योग्राफी में हमने देखा कृषि में क्रांति के बारे में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा था, हरित क्रांति। हरित क्रांति का स्वरूप, उसका प्रभाव सामाजिक, आर्थिक और कृषि क्षेत्र में किस रूप में पड़ा वो हमने देखा। आज उसी संदर्भ में उसी चैप्टर के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण क्रांति की बात करें जो कृषि क्षेत्र में होने वाली दूसरी सबसे बड़ी क्रांति के तौर पर देखा जाता है। नाम है श्वेत क्रांति। तो आज पूरा फोकस करेंगे हम लोग श्वेत क्रांति पर, जिससे अक्सर एग्जाम में कोई ना कोई सवाल पूछता रहता है। तो श्वेत क्रांति क्या है, किस प्रकार ये हुआ और इसका क्या प्रभाव पड़ा देश के अर्थव्यवस्था पर या देश के लोगों पर, और किन लोगों ने इसको योगदान दिया इस क्रांति को लाने में। क्रांति का क्या उद्देश्य था, क्या आवश्यकता पड़ी कि ऐसी क्रांति लानी पड़ी। तो ध्यान रखना है कि नाम है श्वेत क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता। तो चलिए इसी को शुरू कर रहे हैं। तो श्वेत क्रांति का कई और नाम है, तो इसको ध्यान रखना है। श्वेत क्रांति को कई रूप में और जाना जाता है। पहला तो इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, तो ये ध्यान रखना है, ऑपरेशन फ्लड। इसी का दूसरा नाम सफेद क्रांति भी है, या इसी का तीसरा नाम दुग्ध क्रांति भी है। तो सब नाम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और नाम अगर चेंज करे तो कंफ्यूज नहीं करना। एक ही क्रांति है, गुण के आधार पर अलग अलग नाम दिया गया। तो ध्यान रखना है कि ये श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन कहें, या इसी का एक और नाम आप अंग्रेजी में लिखें तो व्हाइट रिवोल्यूशन होता है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन की हमने बात किया था, और उसी से रिलेटेड ये दूसरा रेवोल्यूशन। और ध्यान रखना है कि भारत में जितनी भी क्रांति हुई उसमें आर्थिक क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में होने वाला क्रांति को अगर नजर डालेंगे तो दो महत्वपूर्ण क्रांति का नाम आता है। एक जो हमने पहले पढ़ा हरित क्रांति को, और आज जो पढ़ेंगे श्वेत क्रांति को। ये दो ऐसी क्रांति थी भारत की जिसने भारतीय जनमानस को पूरी तरह से प्रभावित किया और भारत को आर्थिक रूप से ताकत देने में, सबल बनाने में बहुत पूर्ण भूमिका निभाई। तो इसी को ध्यान में रख करके श्वेत क्रांति को थोड़ा सा हम लोग बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इस पर नजर डालें। अब ध्यान रखना कि श्वेत क्रांति की जब बात आती है तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि श्वेत क्रांति जो संबंधित क्षेत्र है, ये बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट है। संबंधित क्षेत्र की बात करें कि किसके लिए लाया गया, तो संबंधित क्षेत्र एक ही था यहाँ पर, दूध के उत्पादन को बढ़ाना। तो दूध के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित था। और यही एग्जाम में समान सवाल पूछता है कि श्वेत क्रांति किसके लिए लाई गई थी, या श्वेत क्रांति जुड़ा हुआ किससे, तो दूध उत्पादन की वृद्धि से। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि दूध उत्पादन की वृद्धि के लिए क्रांति क्यों लाई गई, क्या आवश्यकता थी देश स्तर पर, और कैसे हुआ ये सब कुछ जो आज भारत को एक अलग पहचान दिया विश्व स्तर पर। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि दूध उत्पादन बढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट है, ये दूध का प्रोडक्शन पशुधन से जुड़ा हुआ है। तो पशुधन, जिसको हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, तो पालतू जानवरों को पालन करने का संस्कृति प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। और खासकर किसान वर्ग अपने कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। हमने कृषि क्षेत्र में पढ़ा था, जिसको मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित कृषि के रूप में हमने देखा। तो पुराने समय से ही किसान कृषि के साथ साथ पशुपालन करते रहे हैं, लेकिन पशुपालन पर उतना फोकस नहीं होता था जितना कृषि पर होता था। और इसी को चेंज करने का एक कॉन्सेप्ट आया कि हम जितना कृषि पर फोकस करते हैं, कृषि से जुड़ा हुआ अगर पशुपालन पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाए, इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए, विश्व स्तर का लाया जाए, तो एक कृषि से सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और पशुपालन के क्षेत्र में दूध उत्पादन में एक बहुत चेंजिंग लाया जा सकता है। और इसी के चलते पशुधन पर ध्यान केंद्रित करके व्हाइट रिवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने का दिमाग में एक अवधारणा आने लगा लोगों का। तो ध्यान रखना इसका वजह क्या था
कि दुनिया में अगर पशुधन देखें तो ध्यान रखना है कि दुनिया में सर्वाधिक पशुधन भारत में है। मतलब सबसे ज्यादा अगर जानवरों को पालने की बात आती है तो सर्वाधिक भारत में ये देखा जाता है। मतलब पशुओं की संख्या भारत के किसानों के पास, भारतीयों के पास सबसे ज्यादा है, जिसमें कई तरह के जानवर की बात आती है। जिसमें अगर हम नॉर्मली दूध देने वाले जानवरों की बात करें तो भैंस, गाय, बकरी, ऊंट, भेड़, ये सब का पालन करके किसान अपने पशुपालन के कार्य को किया करते थे प्राचीन समय से। और इसी को ध्यान में रख करके ये ऑपरेशन फ्लड एक कॉन्सेप्ट में आया कि इतना ज्यादा जानवर है जिस पर हम वर्क भी करते हैं, प्रोडक्शन भी करना चाहते हैं, लेकिन प्रोडक्शन विश्व स्तर का नहीं है। और इस रूप में भारत जो इतना पशुधन रखता है, इतना पशुधन के बावजूद दूध के उत्पादन में दुनिया के नजर में एक निम्न उत्पादक देश माना जाता है। यह ध्यान रखना कि वर्ल्ड में ये लो प्रोडक्शन कंट्री के रूप में देखा जाता है कि भारत में दूध का उत्पादन जो होता है बहुत लो लेवल का है, बहुत कम उत्पादन होता है। और इसी को ध्यान में रख करके ये ऑपरेशन फ्लड का कॉन्सेप्ट आया कि इतना अधिक जानवर है तो थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट चेंज किया जाए, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाए, जानवरों के नस्लों को बदला जाए, उनके भोजन की व्यवस्था किया जाए और दूध के प्रोसेसिंग पर काम किया जाए, तो हम अलग रूप में आ सकते हैं और विश्व स्तर पर भारत एक अग्रणी देश बन सकता है। तो ध्यान रखना है कि निम्न उत्पादक देश था प्राचीन समय से ही और आजादी के बाद भी लो प्रोडक्शन कंट्री के तौर पर देखा जाता था भारत को। और इसी के क्रम में जब इतना ज्यादा पशुधन है लेकिन दूध का उत्पादन नहीं है, निम्न उत्पादक देश था ये भारत, तो इस रूप में इसको आगे लाने की जरूरत थी। और इसी को ध्यान में रख करके एक व्यक्ति का नाम आता है जो इस ऑपरेशन फ्लड के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और जनक जो थे इसके नाम था डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो वर्गीज कुरियन को ध्यान रखना, यही सबसे ज्यादा सवाल पूछता है कि वर्गीज कुरियन संबंधित है किससे, तो ये संबंधित है श्वेत क्रांति के जनक के रूप में। मतलब भारत में जो व्हाइट रिवॉल्यूशन लाया गया उसका पूरा दारोमदार, पूरा कॉन्सेप्ट किनका था, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का था। और इन्होंने ही एक नया कॉन्सेप्ट लाया कि हमारे पास इतना अधिक पशुधन है तो इसको हम चेंज करें, पालने का तरीका बदले, इन जीवों के जो जानवर हैं जो दूध देते हैं इनके डीएनए पर थोड़ा काम किया जाए और इसको अलग नस्ल में विकसित किया जाए, तो हम दूध उत्पादन के निम्न उत्पादक के से बढ़ करके एक अग्रणी उत्पादक देश के रूप में आ सकते हैं। और इसीलिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जो कॉन्सेप्ट था उसी के आधार पर इस ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का कॉन्सेप्ट आया। और ध्यान रखना है इसमें जो मुख्य काम था कि पशुधन को जो था उसके नस्लों को बदलना, कि नस्लों को कैसे बदलें, तो उच्च उत्पादन वाले नस्ल में इसको बदलने का पहला प्रयास किया गया कि अगर हम जो नस्ल है उसका उत्पादन क्षमता अगर बढ़ा दिया जाए तो हम दूध के उत्पादन में आगे आ सकते हैं। तो ध्यान रखना है इसके लिए दो तरह के, एक तो काम किया गया कि विदेशी नस्ल की गायों को मंगाया गया, तो विदेशी नस्ल की गायों को मंगा करके और भारत के देसी गायों के साथ हाइब्रिडाइजेशन कराया गया। और इसके कारण एक मिक्स्ड, जिसको हाइब्रिड क्रॉस गाय कहते हैं, ये गाय का विकास हुआ और परिणाम स्वरूप ये हाइब्रिड काऊ जो था इसका प्रोडक्शन बहुत अधिक था। नॉर्मली जो पहले गाय पालन किए जाते थे उससे प्रोडक्शन इसका ज्यादा मिला और परिणाम स्वरूप भारत में दूध उत्पादन की वृद्धि होने लगी। इसके अलावा दूध एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको स्टोर करने की जरूरत होती है, क्योंकि ज्यादा देर तक रखेंगे खुले में दूध खराब हो जाएगा, उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, दूध फट जाते हैं और वो किसी काम का नहीं रहता है। और ये सबसे बड़ी चुनौती थी इस क्रांति के लिए। और इसको ध्यान में रख करके डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने कुछ फूड प्रोसेसिंग पर काम किया, जिसमें मिल्क प्रोसेसिंग का काम होता है कि दूध को हम स्टोर करें, उसको प्रोसेस करके पाउडर के रूप में कन्वर्ट करें, उसका तरह तरह का प्रोडक्ट बनाएं और इस प्रकार हम इसके उत्पादन को डिफरेंट फॉर्म में ला सकते हैं बाजार में। और इसके द्वारा
ये श्वेत क्रांति को गति दिया जा सकता है, क्योंकि कलेक्शन सेंटर पर जब दूध आएगा तो उसको ज्यादा देर तक स्टोर नहीं किया जा सकता है, उसको पैकेजिंग करके प्रोसेसिंग करके मार्केट में भेजना, और जो बच जाए उसको पाउडर के रूप में, मिल्क पाउडर जो बच्चों के लिए आता है, या मिल्क पाउडर जो आज चलता है चाय वगैरह पीने के लिए, वो मिल्क पाउडर बनाने का प्रोसेसिंग पर काम डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया। और जब सब कुछ कर लिया तो इन्होंने इन सब को करके अपना एक डेयरी फार्म की स्थापना कर दिया, और डेयरी फार्म का नाम रखा अमूल डेयरी। तो ये ध्यान रखना है कि अमूल डेयरी के संस्थापक के तौर पर वर्गीज कुरियन को याद किया जाता है। और जब वर्गीज कुरियन का कॉन्सेप्ट जब चलने लगा देश में, खासकर गुजरात के क्षेत्रों में, तो इसी को ध्यान में रख करके केंद्र स्तर में, क्योंकि इस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ही वर्गीज कुरियन के कॉन्सेप्ट से प्रभावित होकर देश स्तर पर एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम था NDDB। ये ध्यान रखना है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यही नाम रख दिया और इसका गठन कर दिया 1965 में। ये ध्यान रखना, और 1965 में बनाया बोर्ड को, और इसके चेयरमैन या अध्यक्ष बना दिया गया किनको, तो इन्हीं को, जिनका नाम अभी हम ले रहे थे, अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर वर्गीज कुरियन की नियुक्ति की गई। और इन्हीं के दिशा निर्देशन में यह ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हो गई। तो ध्यान रखना है कि NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का स्थापना 1965 में, और अध्यक्ष के रूप में काम किया किसने, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और ये अध्यक्ष रहे 1965 से लेकर 1998 तक, 1998 तक, लगातार 33 सालों तक इसका अध्यक्ष के रूप में काम किया, और भारत में डेयरी के इंडस्ट्री को या डेयरी क्षेत्र को एक ऊंचाई पर मुकाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसमें यूरोपियन संघ के कुछ देशों ने मदद किया, जहां से टेक्नोलॉजी लाई गई प्रोसेसिंग के लिए, फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए मिल्क का, और मिल्क के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका प्रोसेसिंग करके पैकेजिंग की बात आती है। तो ये सब को शुरुआती दौर में यूरोप के कुछ देशों से मदद लेकर के प्रोडक्ट के रूप में अलग अलग स्थानों पर उसको वितरण करने का, उसको बेचने का काम किया गया, जिससे इस योजना का या जो इस क्रांति जो किया गया था इसमें काफी मदद मिली। तो ध्यान रखना है कि यही मेन काम था श्वेत क्रांति के तौर पर NDDB का गठन करना। अब यहां ध्यान रखना है कि सारा काम अमूल डेयरी के फॉर्मेट पर हो रहा था। जो इन्होंने अपना जो डेयरी फॉर्म बनाया था वर्गीज कुरियन ने, उसी में सफलता जो मिली, उसी के आधार पर लाल बहादुर शास्त्री ने इसका गठन किया और अध्यक्ष बनाया। और जब अध्यक्ष बन गए तो इन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को देश स्तर पर इंप्लीमेंट करने का काम शुरू किया, और यहीं से 1965 में गठन होता है, और 13 जनवरी 1970 को व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत की जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत हुई वो कब हुई, 13 जनवरी 1970 को। 65 में गठन हो गया, और NDDB इसी बोर्ड के देखरेख में भारत में 13 जनवरी 1970 को श्वेत क्रांति की शुरुआत हो गई, और यहीं से एक नया रास्ते पर चलने का प्रयास किया गया कि हम ये जो कम प्रोडक्शन वाला देश है इसको दुनिया में नंबर 1 कंट्री कैसे बनाएं, इसी पर काम करना चाहते थे वर्गीज कुरियन। और इसी कॉन्सेप्ट के तौर पर ये जब शुरू हुआ 13 जनवरी 1970 को, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट रखा गया कि यह जो चलेगा ये 3 फेज में चलेगा, और 3 चरण में इसको हम पूरा करेंगे, और भारत एक अलग रूप में दूध उत्पादक के देश में स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। अर्थात ये जो व्हाइट रिवॉल्यूशन आया इसके कितने फेज हैं, तो 3 फेज हैं। 3 चरण में ये रिवॉल्यूशन समाप्त हो गया। तो इसी फेज को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो फर्स्ट फेज जो आया था वो ध्यान रखना कि फर्स्ट फेज जो आया यह 1970 में शुरू हुआ, तो 1970 से लेकर 1980 का काल था, ये ध्यान रखना। जबकि सेकेंड फेज की शुरुआत हुई, और सेकेंड फेज की शुरुआत जो हुई थी 1980 से लेकर 1985 के बीच,
और थर्ड फेज जो लास्ट फेज था इसका कार्यक्रम शुरू हुआ था 1985 से लेकर 1996 तक। और इस प्रकार देश में एक नया इंपॉर्टेंट ग्रीन रिवोल्यूशन की व्हाइट रिवोल्यूशन की शुरुआत हो गई। उन्होंने कहा कि ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद ये भारत में किया जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन था। और इस प्रकार 3 चरण में स्टेप बाय स्टेप पहले मेट्रो सिटी के आसपास के क्षेत्रों को चुना गया, चूंकि मार्केट वहीं अवेलेबल था। दूध समितियों का निर्माण करके, जानवरों के लिए डेयरी शेड बना करके, दूध का कलेक्शन सेंटर बना करके, अलग अलग दूध सहकारी समिति का गठन करके डेयरी फार्म की शुरुआत की गई। शुरुआत में कुछ जिलों में, फिर उसको बढ़ाकर कुछ और राज्यों में, और लास्ट में पूरे देश में इसको लागू किया गया। और परिणाम स्वरूप ये सहकारी समितियां जो थी, दूध सहकारी समितियां, इसका प्रभाव दिखने लगा वर्ल्ड विश्व स्तर पर। और परिणाम स्वरूप भारत धीरे धीरे मिल्क प्रोडक्शन में आगे आने लगा। और आगे आते आते ऐसा हुआ कि भारत में दूध का उत्पादन इतना हुआ कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। तो ध्यान रखना है कि जहां पर प्रोडक्शन कम होता था, इवन की अपनी पूर्ति नहीं होती थी दूध की, वहां पर से आकर के वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में इस रेवोल्यूशन की मदद से भारत को दुनिया में एक सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश के रूप में स्थापित कर दिया। और ये काम बहुत ही सहजता से और स्टेप बाय स्टेप किया गया। शुरुआत में हमने कहा गुजरात में ज्यादा प्रभाव पड़ा, अमूल डेयरी का सफलता, उसके बाद एनडीडीबी का गठन, और धीरे धीरे सहकारी समितियों को बना करके, छोटा छोटा डेयरी कोऑपरेटिव बना करके, कलेक्शन सेंटर बना करके, लोगों को प्रोत्साहित करके, जानवरों के नस्ल को विकसित करके, और फूड प्रोडक्ट जो मिल्क का था उसके प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके धीरे धीरे भारत में दूध उत्पादन का तेजी से विकास होने लगा। और इस तौर पर भारत एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित हो गया। अब यहां ध्यान रखना है कि ये जो काम चल रहा था वो सब वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में चल रहा था। और वर्गीज कुरियन के बारे में जब जानेंगे तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि इनका कितना कॉन्सेप्ट रहा होगा और कितने दूरदर्शी रहे होंगे कि उस समय सोचा जब भारत में कोई टेक्नोलॉजी नहीं था डेयरी उत्पादन में, और वहां से लेकर के यहां आए। ध्यान रखना है कि भारत में 1950-51 में अगर दूध उत्पादन देखें तो 17 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था। 1950-51 आजादी के जस्ट बाद की बात करें तो 1950-51 में 17 मिलियन टन का उत्पादन होता था, जबकि 2001-2 में, जब 2001 और 2 की बात करें, मतलब ये ग्रीन रेवोल्यूशन का थर्ड फेज समाप्त हो गया, तो उत्पादन बढ़ करके 84.6 मिलियन टन तक पहुंच गया। और इस प्रकार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया। अब यहां ध्यान दें कि ये सब काम इतना आसान था नहीं। हमने कहा कि टेक्नोलॉजी नहीं थी। मुख्य रूप से पाउडर बनाने का काम यूरोप में होता था, ब्रिटेन में होता था, अमेरिका जैसे देशों में होता था। भारत में ऐसे सिस्टम नहीं थे कि जो दूध मिल रहा है उस दूध का जो संग्रह करते हैं और संग्रह करके अगर उसका खपत नहीं होता तो उसको कैसे हम प्रोसेस करें, क्योंकि दूध खराब हो जाता है। यही डेयरी की सबसे बड़ा एक लिमिटेशन है कि उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। और उसका एक ही तरीका है कि दूध को हम पाउडर के रूप में कन्वर्ट करें। और ये पाउडर को कन्वर्ट करने का काम बहुत डिफिकल्ट होता, टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी। और ये ध्यान रखना है कि विश्व स्तर पर काऊ मिल्क का पाउडर बनाने का काम पहले से चल रहा था। यूरोप के लोग ऐसा करते थे और ऐसे ही पाउडर बना करके भारत में ला करके इसको मार्केटिंग किया जाता था। लेकिन ये ध्यान रखना है, काऊ मिल्क पाउडर का प्रचलन पहले से था, लेकिन वर्गीज कुरियन ने आया और वर्गीज कुरियन बफेलो मिल्क, काऊ मिल्क की जगह बफेलो मिल्क, भैंस के मिल्क का पाउडर बनाया। और ये काम किया बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी पहले से नहीं था विश्व स्तर पर। और बफेलो मिल्क का पाउडर 1955 में पहली बार बनाया गया डॉक्टर कुरियन के द्वारा।
और ये टेक्नोलॉजी लाया अपने प्रोसेस से, अपने ज्ञान से, अपने जो पढ़ाई किया था उन्होंने, उसके आधार पर इन्होंने पहली बार दुनिया में भैंस के मिल्क का पाउडर तैयार किया। और इस प्रकार चूंकि भैंस से ही भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है, अगर दूध उत्पादन देखें तो लगभग 50% से अधिक दूध उत्पादन भैंस से होता है भारत में। और इतने बड़े दूध के जो उत्पाद है उसको कंटेन करना और उसको रखना एक डिफिकल्ट टास्क था इस टेक्नोलॉजी में, इस दूध उत्पादन के क्षेत्र में। और इसके चलते बर्गिज कुरियन ने बफेलो मिल्क से भैंस के मिल्क का पाउडर बनाने का तकनीक खोजा। और ध्यान रखना है कि कुरियन दुनिया में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह टेक्नोलॉजी लाया जिसके द्वारा भैंस के दूध को पाउडर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इन सब प्रोसेस के द्वारा धीरे धीरे भारत में मिल्क प्रोडक्शन तेजी से बढ़ने लगा। और इसके कारण जब प्रोडक्शन बढ़ा तो 2-3 क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा। एक तो किसानों का आर्थिक काफी लाभ हुआ, किसानों को आर्थिक लाभ हुआ क्योंकि किसान अब बड़े पैमाने पर पशुपालन करने लगे और डेयरी उद्योगों से जुड़ने लगे। पशुओं को पालना, दूध का प्रोडक्शन करना, उसको समितियों में जाकर देना और वो समिति डेयरी फार्म में दूध पहुंचाना, ये एक प्रक्रिया के तौर पर देश स्तर पर चलने लगा। तो यहां ध्यान रखना, किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी, तो ये एक बड़ा पहल था। दूसरा कि इससे कृषि क्षेत्र का बहुत विकास हुआ, कृषि क्षेत्र में काफी विकास देखने को मिला। और यही 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कुरियन का। कुरियन दूध उत्पादन नहीं करना चाहते थे क्योंकि दूध उत्पादन करना एक अलग मोटो या उद्देश्य, उनका मेन उद्देश्य था देश के किसानों और कृषि सेक्टर को मजबूती प्रदान करना और साथ ही साथ लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराना। और ये सब लक्ष्य उनका पूरा हुआ जब ये व्हाइट रेवोल्यूशन का तीनों फेज कंप्लीट हो गया। और तीनों चरण समाप्त होते होते जब भारत दुनिया का नंबर 1 दूध उत्पादक देश बन गया तो ये सभी लक्ष्य जो थे वो प्राप्त हो, किसान आर्थिक रूप से सबल होने लगे, कृषि क्षेत्र में विकास दिखा और डेयरी के फार्म की मदद से काफी रोजगार भी सृजन हो गए। और ये पूरे देश स्तर पर धीरे धीरे तीनों फेज में काम होने लगा। तो यही श्वेत क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य था जो आपको याद रखना था कि श्वेत क्रांति कैसे शुरू हुआ, किन किन सेक्टर में काम किया गया। अब यहां ध्यान रखना है कि चूंकि ये सारा काम बर्गिज कुरियन का किया गया था तो बर्गिज कुरियन को थोड़ा सा जानना है, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जब बर्गिज कुरियन की बात करते हैं तो बर्गिज कुरियन जो भारत में दूध के उत्पादन का एक नया रास्ता तय किया और भारत को ऊंचाई पर पहुंचा दिया दूध उत्पादन के क्षेत्र में। जबकि ये पता होगा कि बर्गिज कुरियन को दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये ध्यान रखना, ये दूध पीते ही नहीं थे। एग्जाम में पूछा गया, लोगों ने पूछा इनको इंटरव्यू वगैरह में कि दूध उत्पादन के लिए आप इतना तत्पर रहते हैं लेकिन आप खुद दूध नहीं पीते। तो उन्होंने कहा कि मुझे दूध पीना पसंद नहीं है। तो कहा कि तब फिर इतना बड़ा क्रांति करने की आवश्यकता क्या थी? तो कहा इन्होंने कि क्रांति का उद्देश्य यही था कि देश को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करना, किसानों की स्थिति को बेहतर करना और रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने के लिए मैंने ये काम किया और ये काम बिल्कुल अपने लक्ष्य को प्राप्त हुआ। अब ध्यान रखना है कि इनका जन्म 26 नवंबर 1921 को कोझिकोड में हुआ था। ये ध्यान रखना है, कोझिकोड। तो ये ध्यान रखना है कि इनका जन्म कब हुआ, तो 26 जनवरी 1921 को कोझिकोड में जन्म हुआ था। और कोझिकोड केरल में है, ये ध्यान रखना है। कोझिकोड कहां है? केरल में है। अब इनके काम को देखते हुए इनको एक नाम दिया गया जो ध्यान रखना है, जो एग्जाम में जीएस में पूछेगा। इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया जिनको बाद में रामन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला। काफी लंबा कार्यकाल, हमने कहा 1965 से लेकर 1998 तक एनडीडीबी के अध्यक्ष भी रहे। बड़ा कार्यकाल था इनका, बहुत अच्छा काम किया। और ये ध्यान रखना है कि 26 नवंबर को चूंकि जन्मदिन था इनका,
इसीलिए यहां पर या भारत में 26 नवंबर को इनके जन्म दिवस के अवसर पर एक दिन का आयोजन किया गया, जिसको नेशनल मिल्क डे के रूप में हम लोग याद करते हैं। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय दुग्ध डे, नेशनल मिल्क डे, ये ध्यान रखना, नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है किनके जन्म दिवस पर? तो वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर। और ये नेशनल मिल्क डे का आयोजन 2014 से हो रहा है। तो भारत सरकार ने इनके कार्य को देखते हुए नेशनल मिल्क डे घोषित कर दिया इनके जन्म दिवस को 26 नवंबर को, और प्रत्येक साल नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता। तो ध्यान रखना है, ये वर्गीज कुरियन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जो अक्सर एग्जाम में पूछ देगा। और यहां के बाद इनका जीवन लास्ट स्टेज में जब पहुंचते हैं तो इनका 2012 में मृत्यु हो गया, और मृत्यु के बाद ही 2014 से भारत सरकार ने इनके जन्म दिवस को नेशनल मिल्क डे के रूप में सेलिब्रेट करने की घोषणा कर दिया। तो ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक और श्वेत क्रांति का स्वरूप। ध्यान रखना, हमने कहा कि भारत में दूध का उत्पादन बिल्कुल कम था, और दूध क्या है? तो हमने पढ़ा है बायो में कि दूध लगभग कंप्लीट फूड होता, कंप्लीट फूड है। तो कंप्लीट फूड है लेकिन कंप्लीट फूड नहीं है, ये दोनों प्रश्न पूछता। तो कंप्लीट फूड का मतलब क्या? कि जिसमें सभी पोषक तत्व मिले। लेकिन ये ऐसा फूड होता है जिसमें सभी चीज तो है, लेकिन हमने कहा है बायो के क्लास में कि विटामिन सी और आयरन, ये दो चीज नहीं होने की वजह से इसको कंप्लीट फूड नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी भोजन में दूध का एक अपना स्थान है, और इतना इंपॉर्टेंट स्थान है कि इसके चलते इसके प्रोडक्शन पर बहुत जोर दिया जाता है। और भारत में दूध का उत्पादन करके भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना। और साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि श्वेत क्रांति जो किया गया भारत में 1970 में, जो श्वेत क्रांति शुरू किया गया था एनडीडीबी के द्वारा 1970 में, यह विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम था। इससे बड़ा कोई दूध प्रोडक्शन के लिए कोई प्रोग्राम चलाया ही नहीं गया। तो ये ध्यान रखना है कि विश्व स्तर पर इसका एक अलग स्थान है, और सबसे बड़ा मिल्क प्रोडक्शन प्रोग्राम के रूप में श्वेत क्रांति को याद किया जाता है वर्ल्ड में। और जिसके कर्ता धर्ता के तौर पर वर्गीज कुरियन को याद किया जाता है, रहने वाले केरल के, लेकिन ज्यादातर काम इन्होंने गुजरात में किया, आनंद के क्षेत्र में किया, गुजरात दूध समिति की स्थापना किया, और कई तरह के सहकारी समितियों का निर्माण करके श्वेत क्रांति को आगे लाने का प्रयास किया। तो यही श्वेत क्रांति से संबंधित बात। अब यहां कृषि के सेक्टर में बात करेंगे तो हमने कहा था कि दो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको डिटेल में जानना होता है। एक तो हमने कहा हरित क्रांति के बाद, जो हमने इसके पहले बताया, जिसमें एमएस स्वामीनाथन, नॉर्मन ई बोरलॉग के कार्य को देखा। श्वेत क्रांति की बात आती है जिसको कई नाम, ऑब्जर्वेशन फ्लड, श्वेत क्रांति, सफेद क्रांति, दूध क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, सब नाम से जानते हैं। तो ये जो क्रांति दो है, इसके बारे में विशेष जानना, कितने चरण में हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये ध्यान रखना, कब शुरुआत हुई, और ये सारा कर्ता धर्ता किस रूप में इसको आगे लेकर आए। इसके अलावा ध्यान रखना है कि कृषि में सैकड़ों क्रांतियां की गई। जब एक एक करके क्रांति का लाभ दिखा तो हर चीज के प्रोडक्शन के लिए क्रांति की बात आने लगी, चाहे वो आलू की क्रांति हो, चाहे प्याज की क्रांति हो, चाहे अंडे की क्रांति हो, चाहे मछली की क्रांति हो, चाहे सरसों की क्रांति हो, चाहे दाल की क्रांति हो, चाहे सब्जी की क्रांति हो। तो हर सेक्टर में धीरे धीरे काम होने लगा, और इस प्रकार कई तरह के क्रांतियों की बात आती है। लेकिन आपको दो क्रांति पर सबसे ज्यादा फोकस रखना है, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। ये दो क्रांति सबसे इंपॉर्टेंट था कृषि सेक्टर में, जिसने भारत के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया। और भारत जो कृषि प्रधान देश है, उसके तौर पर इसको और ज्यादा अच्छा पहचान देने का काम किया। अब आगे जो है वो क्रांति का नाम और संबंधित क्षेत्र आपको ध्यान रखना है, जो सबसे सिंपल पार्ट होता है इस टॉपिक का, जो आपको याद होगा, हर जगह पर, हर बुक में, हर नोट्स में अवेलेबल है, जिसके द्वारा आपको क्रांति का नाम और संबंधित क्षेत्र याद रखना होता है। जीएस में
अक्सर वहां से सवाल पूछा जाता है कि कौन सा क्रांति किस चीज के लिए किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो वो हम क्लास में नहीं बताएंगे, लेकिन आपको मटेरियल्स में, नोट्स में सब अवेलेबल होगा और उसके द्वारा आप चीजों को याद रखें। जैसे आपको पूछ दे कि पीली क्रांति संबंधित है किससे, तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? येलो रिवॉल्यूशन। तो पीली क्रांति दो चीज से, सरसों उत्पादन से और साथ साथ दलहन के उत्पादन से, क्योंकि दोनों पीला ही होता। तो सरसों का उत्पादन करेंगे पीली क्रांति, और दलहन का उत्पादन करेंगे तो पीली क्रांति। अब पीली क्रांति की जगह नीली क्रांति पूछ दे तो नीली क्रांति क्यों? तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से। किससे? मछली उत्पादन से। तो क्यों? क्योंकि पानी नीला दिखता है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के 70% भाग में जल ही है और जल में रहने वाला मछली है। और अगर मछली का उत्पादन पर जोर दिया जाए तो डेट इज कॉल्ड नीली क्रांति। अब यहां पूछ दे लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो लाल क्रांति संबंधित है किससे? तो मांस के उत्पादन से, क्योंकि मांस को ही रेड मीट कहते हैं, चाहे वो मटन का हो, चाहे बकरे का हो, गाय का हो, सुअर का हो, किसी का भी मांस हो। और दुनिया में मांस का बहुत बड़ा व्यापार होता है। बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज पसंद करते हैं, और इसलिए मांस का भी बहुत व्यापार होता है। और मांस के उत्पादन से जब संबंधित रिवोल्यूशन किया जाए तो डेट इज कॉल्ड लाल क्रांति। अब यहां पूछ दे गुलाबी क्रांति, तो पिंक रिवोल्यूशन। अब गुलाबी क्रांति किससे? तो गुलाबी क्रांति प्याज के उत्पादन से, क्योंकि प्याज का कलर लगभग पिंक होता है और प्याज एक बड़ा मुद्दा होता है। प्याज पर सरकारें गिर जाती है और प्याज का दाम करके सरकारें लोग बना लेते हैं। तो ये प्याज का उत्पादन से संबंधित एक क्रांति किया सरकार ने, जिसका नाम रख दिया गुलाबी क्रांति। तो ऐसे ही बहुत सारी क्रांति मिले। पूछ देगा गोल क्रांति संबंधित है किससे, तो गोल क्रांति संबंधित है, जो गोल होता है आलू, तो आलू के उत्पादन से, ये ध्यान रखना। तो ऐसे ही कुछ कुछ पूछेगा। पूछ देगा रजत क्रांति किससे है, तो रजत क्रांति जो है ये अंडा के उत्पादन से। और ये पूछा जाएगा, क्योंकि जान रहे हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं मुख्य रूप से वो बिहार के एग्जाम को फोकस करके, बीपीएससी, एसएससी, बीएसएससी या बिहार दरोगा। और बिहार में अभी अंडा उत्पादन पर बहुत जोर है, सरकार बहुत इस पर काम कर रही है। अब चाहती है बिहार सरकार कि अंडा उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर बन जाए और यहां से प्रोडक्शन करके उसको निर्यात किया जाए। तो ये सब क्रांति से संबंधित। तो ऐसे ही क्रांति कुछ कुछ पूछेगा आपसे, बिल्कुल सिंपल होता है, कुछ इसमें कंफ्यूजन नहीं। बाकी एक लिस्ट होता है पूरा क्रांति का, जिसका क्रांति का क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र क्या है, इस पर आपको ध्यान रखना। एक लिस्ट आपके नोट्स में, बुक में, मटेरियल में, नवजीवन कैंपस का जो क्लास किए होंगे उसके नोट्स में जो इंपॉर्टेंट वो सब कुछ बताया जाता। तो यही कृषि में क्रांति से संबंधित टॉपिक, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और बाकी सभी क्रांति को जोड़ करके आपको पढ़ना है। तभी इससे एक सवाल जो पूछा जाता है बार बार वो आप बना पाएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जिसमें श्वेत क्रांति और हरित क्रांति पर ज्यादा फोकस करना है और बाकी सभी क्रांति का नाम और संबंधित क्षेत्र आपको याद रखना है, रखना नहीं है, पढ़ना है और पढ़ करके सोचना है, मंथन करना है, चिंतन करना है, चिंता नहीं करना। चिंतन करेंगे, सोचेंगे, थिंक करके, जैसे हमने सोचा उस हिसाब से सोचें कि पीला कौन है तो पीला कौन है, नीला क्यों है तो पानी नीला है, लाल क्यों है तो खून लाल होता है, गुलाबी क्यों है तो गुलाब, प्याज का कलर गुलाब जैसा होता है, गोल आलू गोल होता है, रजत क्रांति अंडा चांदी जैसा चमकता है। तो ऐसे जोड़ करके आपको देखना है और याद रखना। तो आगे जो होगा अगला क्लास ज्योग्राफी का, उसमें हम लोग क्वेश्चन आवर की बात करेंगे, कृषि में क्रांति से संबंधित और कृषि से संबंधित। तो सारा सेक्टर पर ध्यान दें। तो यहां पर कृषि और कृषि में क्रांति जो टॉपिक है इसका आप पूरा रिवाइज करके तैयार रहें। क्वेश्चन आवर जल्दी होगा इसका, और ये 4 बजे ही होगा, चूंकि क्लास के टॉपिक में ये है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जहां रहे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। क्वेश्चन आवर जरूर पार्टिसिपेट करें, क्वेश्चन आवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए एक निर्णायक भूमिका निभाएगा आपकी तैयारी को ऊंचाई पर पहुंचाने में। तो बोलिए सब मिलकर जय हो मैया की। थैंक यू।